गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए आज हम लोग स्टार्ट करें कोरिलेशन। सबसे ठीक है ना? ठीक है ना? कल हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कोरिलेशन। ये काफ़ी वीवीआई टॉपिक है जो एमकॉम सेमेस्टर 1 में है। ये सब्जेक्ट के नाम है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का ये कोरिलेशन चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग कोरिलेशन की बात करें, थोड़ा बेसिक समझ लीजिए कि कोरिलेशन है क्या। उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट टू द पॉइंट प्रैक्टिकल पे चलेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग थ्योरी करते चलेंगे। तो देखिए कोरिलेशन को बोला गया है कि टू वेरिएबल के बीच से क्या है, कैसा संबंध है, इस चीज़ को जानने के लिए कोरिलेशन निकाला जाता है। साथ ही साथ इसमें जो टू वेरिएबल होता है एक दूसरे पे डिपेंड होता है, ठीक ना। जैसे हम लोग कोरिलेशन में उसी चीज़ को स्टडीज कर सकते हैं जो एक दूसरे से रिलेट करता है, कोरिलेट है। जैसे हम कह सकते हैं कोई प्रॉफिट, सेल्स और प्रॉफिट की बात करें, क्योंकि जैसे सेल्स होगा तो ऑब्वियसली तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगी ही, क्योंकि जब हम लोग बिक्री करेंगे तो या तो प्रॉफिट या लॉस होगी, एक दूसरे से रिलेटेड है। साथ ही साथ सेल्स और एडवर्टीजमेंट की बात करेंगे। जब हम लोग सेल्स करेंगे तो एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, एक दूसरे पे डिपेंड है, ठीक ना। लॉ ऑफ डिमांड, यदि कोई गुड्स का क्वांटिटी डिमांड में यदि इंक्रीजिंग होती है तो उसकी प्राइस में इंक्रीजिंग हो जाती है, या किसी गुड्स का या कमोडिटी की प्राइस में डिक्रीजिंग होती है तो उसका डिमांड में इंक्रीजिंग हो जाती है। इसका तो एक दूसरे पे डिपेंड है, ठीक ना। कोई पर्सन का हाइट और वेट एक दूसरे पे डिपेंड करता है कि जैसे जैसे हम लोग को हाइट में इंक्रीजिंग होती है तो वेट में भी इंक्रीजिंग होती है। हाँ, फिर बाद में एक ऐसा सिचुएशन आती है कि वहाँ पे जा कर के हम लोगों को फिर घटने लगता है। जैसे देखिएगा, अगर बचपन में कोई पर्सन है 2 साल 3 साल का, तो जैसे जैसे एज बढ़ता है तो उसके साथ साथ क्या होता है, उसका वेट भी इंक्रीज करते चलता है। लेकिन वही 40-45 वर्ष का जब उम्र हो जाएगा, आपको एज हो जाएगा, तो क्या होगा, उस सिचुएशन में हम लोगों को एज इंक्रीज करेगा बट वेट डिक्रीज करेगा। तो कहीं ना कहीं तो रिलेशन है ना, क्योंकि रिलेशन का मतलब चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, रुका हुआ नहीं है। एज के हिसाब से वेट में फर्क पड़ता है, इससे ये स्पष्ट हुआ। इसका मतलब कोरिलेशन। तो क्या समझे कि सहसंबंध से तात्पर्य है दो वेरिएबल के बीच संबंध निकाला जाता है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कितना संबंध रखता है, मतलब एक दूसरे का कितना कोरिलेट है, ठीक ना। यानी कि कह सकते हैं कोरिलेशन इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो वेरिएबल के बीच एक संबंध को जानकारी देती है। दो वेरिएबल के बीच संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, कोरिलेशन कहते हैं। साथ ही साथ उसमें ये भी लिखेंगे कि सहसंबंध जो होती है कोरिलेशन, चाहे वो डायरेक्ट कोरिलेशन हो सकती है या इनडायरेक्ट कोरिलेशन हो सकती है। डायरेक्ट कोरिलेशन का मतलब ये है कि जब एक वेरिएबल इंक्रीज कर रही है तो दूसरा भी वेरिएबल इंक्रीज करे, ठीक ना। इनवर्स इनडायरेक्ट कोरिलेशन का मतलब है कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज कर रही है तो अनदर वेरिएबल डिक्रीज करेगा, ठीक है, यानी कि अपोजिट चलेगा। जैसे हम कहें कि अगर कोई एग्जाम्पल के तौर पे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में क्या है, एक इन्वर्स कोरिलेशन है, ठीक ना, यानी कि निगेटिव कोरिलेशन है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी प्राइस में इंक्रीजिंग होगी तो क्या होगा, डिमांड में डिक्रीजिंग होगी कमोडिटी का इन द सेम वे। उसके बाद कहेंगे डायरेक्ट कोरिलेशन होगा, मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन कहाँ पे होगा, जहाँ पे सेम वे में चलता है। अगर इंक्रीज है तो इंक्रीज और डिक्रीज है तो डिक्रीज। जैसे लॉ ऑफ सप्लाई, अगर मानकर चलिए कोई वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो कोई सप्लायर अपने वस्तु को सप्लाई में वृद्धि कर देती है, क्या। साथ ही साथ कह सकते हैं सेल्स और प्रॉफिट, सेल्स जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो हम लोग ये मानकर चलते हैं कि प्रॉफिट भी इंक्रीज करेगी, क्या है, ये पॉजिटिव है, यानी कि सेम डायरेक्शन में है, ठीक ना। तो क्या समझे, एक हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब ये है अगर कोई एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। इन्वर्स डायरेक्शन या निगेटिव डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा, ठीक है। आई होप क्या हम लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। और टाइप्स ऑफ कोरिलेशन ये सब अभी हम लोग जानना नहीं है, धीरे धीरे 1 बाय 1 जानेंगे। अभी टू द पॉइंट जानेंगे, चूँकि हम लोग को एग्जाम है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए बुक,
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 3 से है, कहता है फाइंड द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, जिनके पास बुक्स नहीं होंगे वो देखेंगे, मैं स्क्रीनशॉट दे दे रहा हूँ। ठीक है, ये कहता है फाइंड द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे। क्या आ रहा है? ये नहीं आ रहा है, एकदम लास्ट में है। आ रहा है ना? हाँ, हमको लगता है फॉक्स की वजह से ऐसा हो रही है। ठीक है, पहले ठीक है ना? ठीक है, लाइट दे दिए हैं, आप देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे होगा सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6। देखिए कितना है आइटम, 7 है। 7 तो n इजिकल टू हो जाएगा आपको 7 होगा। कौन खिड़की फॉर यू। उसके बाद x कोई वेरिएबल है, ठीक ना? x कोई वेरिएबल है, लाइट ऑफ कर दे। ठीक है, बोलिएगा x का वैल्यू कितना दिया हुआ? 11 10 एक मिनट, 11 10 9 8 7 6 5। सिग्मा एक्स बोलिए, 21 9 30 8 38 7 45 6 51 और 5 56। ये हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे x बार इज इक्वल टू समेशन x बाई n। तो x बार इज इक्वल टू 56 बाई, तो x बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, ठीक ना? तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे dx x माइनस x बार, ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 3 2 1 0 -1
ठीक ना, -2 -3 dx स्क्वायर, dx स्क्वायर है 3 क्या है 9, 2 दूना 4, 2 0 1, 2 दूना 4, 3 तिया 9, ये हो गया। थ्री है ना ये, ओ सॉरी, हाँ ये हो गया। इसको ऐड करेंगे सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, कितना हुआ 28। अब यहाँ y का वैल्यू पढ़िए, 20 18 12 8 10 5 6 के बाद 4 5 4, टोटल कितना होगा 77 हुआ। तो हम लोग निकालेंगे y बार इज इक्वल टू सिग्मा y बटे n। तो y बार इज इक्वल टू हो जाएगा 77 बटे 7, 11 हुआ क्या। उसके बाद होगा dy y माइनस y बार होगा, तो यहाँ पे होगा 9, यहाँ पे होगा 11 तो 7, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे -3 -1 -6 -7, यहाँ पे हो जाएगा आपको dy स्क्वायर, तो जाएगा 81 49, ये होगा 1, ये होगा 9 1 36 49। इसको ऐड करेंगे सिग्मा कितना हुआ 226। अब हम लोग निकालेंगे dy dx होगा, तो dy dx, तो देखेंगे dy कितना दिया हुआ है, ये dx आपको दिया 3 और dy दिया हुआ 9, तो 9 27 27, फिर 7 गुना 14 4, उसके बाद एक के गुना करेंगे 1 होगा, और 0 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, 1 1 करेंगे तो 1 होगा, 6 दूना 12 होगा, और 7 21 होगा। ये हो गया। अब क्या निकालना है, अब हम लोग को निकालना है, इसको ऐड कीजिए पहले, सिग्मा dy dx कितना है 76। अब हम लोग कोरिलेशन निकालेंगे, तो कोरिलेशन r इज इक्वल टू होता है सिग्मा dx dy बाय रूट अंडर सिग्मा dx स्क्वायर इंटू सिग्मा dy स्क्वायर, ठीक है। तो कोरिलेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपको 76 बाई सिग्मा dx स्क्वायर आपको आया है 28 ना, 28 और इंटू ये कितना आया था 226। तो r इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा आपको 76, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कितना का, कितना 6328, ठीक है।
उसके बाद r इज इक्वल टू 76, इसका रूट तोड़ेंगे कितना होगा 79.55। r इज इक्वल टू कितना होगा 0.955। ये आंसर आ गया। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार की दिक्कत? तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे। इसमें क्या है सो जरा समझिए कि जब हम लोग को मीन फ्रैक्शन में आएगा तो उस सिचुएशन में कैसे बनाएंगे। तो देखिए फॉर्मूला होता है when assume mean will be टेकन। जब हम लोग एज्यूम मीन टेकन करेंगे, ठीक ना, तो कोरिलेशन r इज इक्वल टू होता है n इंटू सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई बट्टे होता है रूट अंडर n सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर होती है इंटू n सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होगा कब? जब हम लोग एज्यूम मीन को टेकन करेंगे। कब टेकन करेंगे? जब हम लोग को मीन फ्रैक्शन में आएगा। अभी क्या था, तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए तो मीन रॉन्ग फिगर में आया, 7 आया, 11 आया। लेकिन जब मेरा मीन फ्रैक्शन में आ जाएगा तो उस सिचुएशन में कोरिलेशन का फॉर्मूला ये हो जाती है, चेंजेज हो जाती है, ठीक ना। तो देखिएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं, उसमें कहीं इसी तरह से है क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे बताएंगे x है 10 से 12 8, बोलिएगा तो जरा कुछ में। 1 मिनट, ये होगा आपको सीरियल नंबर। उसके बाद x का वैल्यू कितना है 10 12 10 12 8 15 20 35 40 25 और 40। ये हो जाएगा आपको सिग्मा x इक्वल टू, जोड़िए कितना होगा, ये हो जाएगा 20 10 30 30 50 55 65 130 130। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, n इज इक्वल टू हो गया 7 हो गया, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद निकलेगा आपको dx निकलेगा x माइनस ए। यहाँ पर मीन एज्यूम करना पड़ेगा, क्यों? लेट यहाँ पर हम मान लेते हैं कितना, 8 मान लेते हैं या 10 10। लेट
10 to be a assume मीन। क्यों माने? चूंकि यहाँ फ्रैक्शन में होगा डिवाइड करें तो, ठीक ना। यहाँ 10 मान लिया, कोई भी आप मान सकते हैं इनका वैल्यू। यहाँ 10 माने तो 10 में से 10 गया तो कितना बचेगा? 0, ये बचेगा 2, ये बचेगा -2, ये बचेगा 5, ये बचेगा 10, ये बचेगा 15, ये बचेगा 30। ये हो गया। अब हम लोग निकालेंगे dx², तो ये हो जाएगा आपको 0, ये हो जाएगा 4, ये भी 4 होगा, 25, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 15 225, 3 तिहाई 900। सिग्मा dx², ठीक है। 4 4 8, 8 25, 33, 133, 133 जुड़िए कितना होगा? उसके बाद y का वैल्यू बोलिए कितना होगा? 15 है, 10 6 26, 10 6 26, 16 12, 16 12 8। 8। तो यहाँ पर भी हो जाएगा dy, यानी कि y माइनस a, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मान ले? 16 मान ले या क्या 15 मान लेते हैं। तो 15 से 15 गया 0, -5, -9, ये हो गया 9, ये हो गया 1, ये हो गया -4, ये होगा -7। ये हो जाएगा dy को जोड़िए कितना होगा? 7 4 11, 11 5 16 9 25, 25 में से 10 गया तो 15, क्या -15 आएगा। ये हो जाएगा dy² 0 25 81 81 1 16 49। यहाँ पर निकलेगा dx इंटू dy, ठीक ना। तो dx देखिए कितना आया? 0 है, यहाँ 0 हो गया, यहाँ -2, ये हो गया 2 5, तो -10, कहाँ पे? ये ये अब देखिए ये हो जाएगा 2 5 दूना 10, 9 दूना 18, 11 5 55, 11 5 55, हाँ उसको कर लेते। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15 चौका 60, माइनस में उसके बाद 7 21, माइनस में हो जाएगा 210, 11 घरेंगे यहाँ पर कितने हो जाएगा? 121, क्या वो यहाँ तक ठीक था ना। ठीक है, जो भी होगा इसको ऐड करके फॉर्मूला ये माइनस ओ 12 में से 5 घटाया था तो -3 है, तो यहाँ भी चेंज होगा ना।
5 या 15 हो जाएगा ना यहाँ dx 15 या 45 हो जाएगा माइनस में, ठीक है। और dy स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फार्मूला पे पुट करेंगे, इसी फार्मूला पे इसको ऐड करके बोलिए कितना होगा dx स्क्वायर को 1258 उसका dy को ऐड कीजिए, इसको 15 25 31 57 76 12 85 8 93, ठीक है। इसको ऐड करेंगे कितना होगा ये 170 180 180 205 286, इसको ऐड कीजिए, पचपन 10 65 18 10 से 10 तो कैंसिल हो गया, कितना होगा या माइनस भी है -182, ये हो गया। अब कोरिलेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहाँ क्या n सिग्मा dx था, n का वैल्यू कितना था 7 था, 7 इंटू 182 है ना, या माइनस आगे लगाते हैं, माइनस सिग्मा dx कितना वो देखिए, सिग्मा dx यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 15 30 38 60, यहाँ पर हो जाएगा 60 और इंटू सिग्मा dy कितना है, ये 93 है बट्टे रूट अंडर 9 यानी कि 7 इंटू dx स्क्वायर, तो dx स्क्वायर कितना वो देखिए जरा 1258 माइनस यहाँ पे होता है dx स्क्वायर dx स्क्वायर, तो dx स्क्वायर कितना होगा 60, इसका स्क्वायर किया जाएगा, ठीक ना, फिर इंटू 7 इंटू डी सिग्मा डी वाई स्क्वायर, तो सिग्मा डी वाई स्क्वायर आपको कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 286 माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर होगा, तो सिग्मा डी वाई कितना है 93 है, 93 का स्क्वायर होगा, ठीक ना। आप कैलकुलेशन कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे R इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए 7 और 1 से 82 को कितना हुआ 12 7, हाँ माइनस में ये माइनस उन दोनों को गुना कीजिए 60 और 993, कितना है 55 80 बट्टे हो जाएगा 7 के 12 से इतना को गुना कीजिए, कितना 806 माइनस वो कीजिए 6×36 इंटू फिर वहाँ गुना कीजिए 286 गुने 7 2002 माइनस 93 का स्क्वायर कीजिए 8649, ये हो गया।
इन दोनों को तो ऐड करेंगे क्या, 55 और 12 67, एक 68 54, देखे तो माइनस 68 54 बट्टे इन दोनों का डिफरेंस कीजिए, 36 से चला जाएगा इसमें से, तो 5206 क्या 5206 गुने 2002 में से ये जाएगा कितना होगा 66, माइनस में आएगा तो हम आगे माइनस दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं क्या, कितना है 66 4 रूट में है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक मिनट 3460 4232 फिर रेट दे 4 इसका रूट मारिए, किसको बोल रहे हो, क्या बात है, क्या नहीं पर्ची नहीं बटवाना, कितना हुआ रूट, ठीक है रूट मार लीजिएगा, क्या जो भी आएगा आंसर, कितना है R इज इक्वल टू 582 कैलकुलेशन क्या जो ऊपर में ज़्यादा आ गया ना, ऊपर में कम आना चाहता हूँ, एक से कम आएगा आंसर, कहीं पर ऐसा हुआ होगा मिस्टेक, ठीक है उसके बाद डिवाइड कीजिएगा जो भी आएगा 0 यानी कि 17 है, ऊपर में आ रहा है घुमा फिरा कर 554 बट्टे 331 से 11 आ रहा है, हालांकि ये दूसरे चीज लिया था मेथड माना था अपना के एज्यूम मीन हाँ, तो उससे हालांकि आंसर सेम ही रहेगा, हाँ कहीं कैलकुलेशन में ये होगा तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है।